तो उस समय आपके सामने मुख्य चुनौती क्या थी जिससे आपको निपटना था? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को जनता को धोखा देकर लड़ा था, झूठ बोलकर लड़ा था। आदिवासी चेहरा को सीएम और अलग सामान्य से डिप्टी सीएम और ओबीसी से, तो क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सब ऐसा व्यवस्था अपनाई गई बीजेपी द्वारा? देखिए, ये पार्टी की अपनी सोच, अपनी रणनीति होती है, किसे क्या जिम्मेदारी देना, कैसे निर्णय करना। आदिवासी जो भोले भाले आदिवासी हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, क्या सच में बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने के लिए निर्दोषों की जान ले रही है? जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, माओवादियों को लगा अब तो हमारी सरकार आ गई। रोजगार की समस्या सुरसा की मुख की तरफ बड़ा होता जा रहा है, तो आपकी सरकार इसे निपटने के लिए कितनी तैयार है? हमने कहा है कि हम जितनी सरकारी नौकरियां हैं विज्ञापन निकालेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे। जो पार्टी का फंड है उनको सीज करके अगर भाजपा 400 पार ला रही है तो ये कितना सही है? एजेंसियों का दुरुपयोग आपने सही कहा। डेमोक्रेसी, संविधान दोनों खतरे में है, भाजपा किस ओर खड़ी है? मैं आपसे कहूँगा कि एक बार देश के 75 साल की राजनीति का आप विश्लेषण करें। बीजेपी भय से कांप रही है, इस बार विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। कांप कौन रहा है ये सबको समझ में आ रहा है, डर कौन रहा है ये सबको समझ में आ रहा है। अंदाज कुछ अलग है सोचने का मेरा, सबको मंजिल का शौक़ होता है, मुझे रास्तों का। ये शब्द है उनके जो आज हमारे साथ मेहमान हैं। मुंगेली जिले के छोटे से गांव में जन्मे, शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुआ। रुकावट बहुत थी लेकिन जुनून भी था। हम बात कर रहे हैं लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरूण साव जी के बारे में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TN9 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। सर, आपके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी सर हमारे दर्शकों के लिए संक्षेप में कौन है अरूण साव, कैसा रहा आपका राजनीतिक सफ़र, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सर, मैं मूलतः वर्तमान में मुंगेली जिले के लोहड़िया गांव का एक किसान परिवार से हूं। पिताजी भी जनसंघ के समय से राजनीति में रहे। बाद में मैं संघ की शाखाओं में जाना, फिर छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना, फिर युवा मोर्चा में कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और पढ़ाई के बाद फिर मुंगेली में वकालत की शुरुआत किया पिताजी के साथ। पिता स्वर्गीय अभय राम साव भी वकालत करते थे, वकील थे। मैंने भी वकालत की शुरुआत की मुंगेली में और फिर बाद में जब उच्च न्यायालय खुला छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, तो मैं वकालत करने के लिए बिलासपुर आ गया और वकालत करते करते फिर उच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता भी रहा। फिर पार्टी ने 2019 में बिलासपुर से लोकसभा का टिकट दिया और सांसद के रूप में काम करने की शुरुआत किया। और आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 सांसदों में सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाला और सबसे अधिक बार लोकसभा में बोलने का रिकॉर्ड मेरे नाम रहा इन पिछले कार्यकाल में। अगस्त 2022 में पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और तब ऐसा वातावरण बनाया था कांग्रेस पार्टी ने कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, भूपेश बघेल की सरकार को कोई हरा नहीं पाएगा, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, कहीं नहीं है, इस तरह का वातावरण बना के रखा था।
पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलते ही कि पूरे प्रदेश के गली गली गांव-गांव तक गया, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया, सभी कार्यकर्ता सभी नेताओं को साथ में लेकर एकजुट पार्टी के लिए अभियान चलाया और पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। 46% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और पहली बार 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। अब तक जब हमारी 3 बार सरकार बनी थी 41, 42, 43% वोट मिलते थे, इस बार 46% वोट मिला। अब तक 48, 49, 51 सीटें हम जीता करते थे, इस बार 54 सीटें जीते। तो ऐतिहासिक जीत मिली और मेरा सौभाग्य है एक बहुत छोटा और सामान्य कार्यकर्ता जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ। काम हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व से होता है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पर मेरा सौभाग्य है कि जब पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझ पर थी। एक एक कार्यकर्ता ने जी जान से मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा किया और बड़ी सफलता पार्टी को मिली। और पिछले 4 महीनों में हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, मोदी की एक एक गारंटी हम मजबूती से पूरा करते चले जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो और विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की प्रमुख भूमिका हो, ये सुनिश्चित करने में हमारी सरकार लगी हुई है। सर, आपका करियर बहुत ब्राइट था क्योंकि आप हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, उसके बाद भी आप राजनीति में आए। ऐसा क्या कारण रहा, क्या मोमेंट बना कि आप राजनीति में आ गए? देखिए, पारिवारिक रूप से मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ था, पिताजी राजनीति में थे और वकील बनने से पहले ही मैं छात्र राजनीति में काम करता था, तो राजनीति में काम करने की रुचि थी और राजनीति भी समाज सेवा का माध्यम था मेरे लिए। मैं 10-11 साल की उम्र से कोई ना कोई समाज सेवा का माध्यम ढूंढता था, काम करता था, समाज सेवा का जहां अवसर मिले वो करता था बचपन से ही। और समाज सेवा का काम करते करते छात्र राजनीति में आया और फिर भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में आके समाज सेवा के लिए मैं राजनीति करता हूं और समाज सेवा करते करते राजनीति के क्षेत्र में आज आया हूं। जी, 19 का वो दौर था जब लखनलाल जी जो सिटिंग एमपी थे बिलासपुर के, उनका टिकट काटकर आपको टिकट दिया गया और जब 2023 की बात आई तो एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ और आप वहाँ से सिटिंग एमपी हैं, आपका टिकट काटकर आपको लोरमी से विधानसभा के प्रत्याशी बनाया गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा फेरबदल करना पड़ा बीजेपी को? देखिए, आप इस ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते। वास्तविकता ये है कि 2014 में पार्टी ने लखन साहू जी को प्रत्याशी बनाया और 2019 में मुझे प्रत्याशी बनाया और अब जब मैं विधायक बन गया हूँ, राज्य का उप मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से तोखन साहू जी को पार्टी ने अवसर दिया, प्रत्याशी बनाया। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। समय समय पर किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देना ये पार्टी तय करती है और सबका उपयोग है, सबका समय समय पर अलग अलग तरह से उपयोग पार्टी करती है और ये पार्टी निर्णय करती है किस कार्यकर्ता का कब और कहाँ कैसे उपयोग करना। जी, लोरमी विधानसभा क्षेत्र है क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपके लिए सेफ सीट थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता को कहाँ लगाना, जैसे मैंने अभी कहा, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि अरुण साहू को लोरमी लड़ाना चाहिए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि ये लोरमी से आप विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे। और मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारा निर्णय, हमारी पार्टी में निर्णय सामूहिक नेतृत्व के आधार पर होता है। किस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है, किस काम में लगाना है, ये हमारी पार्टी तय करती है और उसके हिसाब से मुझे मेरा सौभाग्य है कि लोरमी में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। लोरमी की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, 46,000 वोटों से जिताया लोरमी से। तो ये मेरा सौभाग्य है, लोरमी के लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और लोरमी की जनता का आशीर्वाद से आज मैं काम कर रहा हूँ। घबराहट थी क्योंकि आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे,
तो कहीं ना कहीं जो आपके अपोजिशन में थे, विपक्ष में थानेश्वर साहू जी, वो सिटिंग उनका सरकार था वहाँ भी राज्य में, तो एक घबराहट थी अंदर में कि क्या होगा इसका रिजल्ट। देखिए, आप 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में विचार करें। जब मैं बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी था, तुरंत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। 90 में से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी और 3 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव होना था। और तब बिलासपुर लोकसभा की क्षेत्र की जनता ने 1,41,000 वोटों से मुझे चुनाव जिताया। और इस बार भी, क्योंकि मैं बचपन से लोरमी जाते रहा हूँ, छात्र राजनीति करते समय लगातार मेरा संपर्क रहा है, संबंध रहा है, नियमित रूप से जाना होता था और इसलिए लोरमी से संपर्क था ही मेरा। मेरे सब साथी काम करते हैं, सब लोग रहते हैं और इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि लोरमी की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। डरने का कोई विषय था नहीं। लोरमी की जनता ने अपेक्षा के अनुरूप खूब आशीर्वाद दिया और ये आपको बताता है कि डरने का कोई कारण भी नहीं था। 46,000 वोटों से जीतना प्रदेश में चौथा हाईएस्ट लीड था, जीत का अंतर चौथा। जी, विधानसभा चुनाव के ठीक 1 साल पहले आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, चूँकि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो क्या ओबीसी वर्ग के जो वोटर हैं उनको साधने का एक आइडिया था भाजपा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय चुनाव जीतने के लिए या वोट हासिल करने के आधार पर कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर काम करती है। और मैंने जैसे आपको कहा कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कब किस कार्यकर्ता को कहाँ किस तरह से जिम्मेदारी देना, काम पे लगाना, क्या काम देना, ये पार्टी समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार तय करती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी बातों को सोच समझकर अगस्त 2022 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को आपने देखा कि किस प्रकार से एक छोटे कार्यकर्ता को जब बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देती है तो कैसे एक छोटा कार्यकर्ता मेहनत करता है, कैसे एक छोटा कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करता है, ये देखा और उसका परिणाम भी आया। जी, जिस समय आपको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, उस समय बीजेपी की स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि 15 सीटें बीजेपी के पास थी और कांग्रेस बहुत लीड के मार्जिन के साथ सरकार में थी। तो उस समय आपके सामने मुख्य चुनौती क्या थी जिससे आपको निपटना था? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को जनता को धोखा देकर लड़ा था, झूठ बोलकर लड़ा था और अपने झूठ को लोग भरोसा करें इसलिए गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया। और वो झूठे वादे के कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा कर लिया और भारी वोट दिया। 90 में से 68 सीटें कांग्रेस को दी और फिर एक वातावरण बनाया, हवा खड़ा किया कि यहाँ केवल भूपेश है, कांग्रेस है, भाजपा कहीं नहीं है। अब मैं आज वो बात नहीं कहूँगा कि कैसे उन्होंने ये वातावरण और हवा बनाया था, पर मुझे भरोसा था जिस दिन मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, उस दिन से ही मैं जानता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक आधार छत्तीसगढ़ में बेहद मजबूत है, बेहद मजबूत है। लगभग 24,000 मतदान केंद्र हैं छत्तीसगढ़ में और तकरीबन सारे मतदान केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी के पास कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। मैं जानता था उन कार्यकर्ताओं में एक बार उत्साह का संचार हो जाए, उन कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आ जाए, वो कार्यकर्ता सक्रिय होकर घर से बाहर निकल जाएं, कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में नहीं हरा सकती है, इतनी ताकत है। और 5 साल से जनता परेशान थी
केवल दिखावा और पोपोगेंडा 5 साल में करके रखे थे। एक भी चुनावी वायदा जन घोषणा पत्र का पूरा नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। छत्तीसगढ़ की हर वर्ग की जनता कांग्रेस से परेशान थी और इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला, ऐतिहासिक जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी जीत 68 सीट जीतकर कांग्रेस सरकार बनाई। 5 साल में 35 पर आ गई और बीजेपी 15 से 54 में आ गई। कांग्रेस का जो कर्जा माफ़ी का वादा था या फिर महिलाओं को 12,000 या फिर 32 रुपये में प्रति क्विंटल धान खरीदी, ये सब एक तरफ नकारते हुए भाजपा के जो मूल जो जिनको लेकर जनता के बीच गए उसको स्वीकार करना, क्या जो करप्शन के चार्जेस लगे कांग्रेस के ऊपर, ये भी एक फैक्टर रहा बीजेपी के जीतने में। देखिए, कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता तो बहुत पहले से खो दी थी। मैंने आपसे कहा कि 2018 में भी कांग्रेस को पता था कि हमारी विश्वसनीयता जनता में नहीं है। जनता में भरोसा दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया। छत्तीसगढ़ की जनता धर्म भीरू जनता है, धर्म को मानने वाली जनता है। कांग्रेस की झूठे वादों पर भरोसा कर लिया कि चलो गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा रहे हैं, मतलब ये करेंगे। पर एक बार धोखा खाया छत्तीसगढ़ की जनता ने। 2023 में फिर से बड़े बड़े वायदे किए। तो छत्तीसगढ़ की जनता को आपने एक बार ठगा, एक बार धोखा दिया, बार बार छत्तीसगढ़ की जनता को ठग नहीं सकते। 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की वो छत्तीसगढ़ की जनता भूल नहीं सकती है। हर वर्ग इस सरकार से परेशान था, कांग्रेस की सरकार से। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो परेशान नहीं था और इसलिए बड़े बड़े वायदे भी किए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं किया क्योंकि एक बार धोखा खा चुके थे। झूठ बोलकर वोट लेना ये कांग्रेस की आदत है। अभी भी बड़े झूठ बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव में। पर छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता उन पर भरोसा नहीं करने वाली है। विश्वसनीयता समाप्त हो गई है कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की। जब ये सत्ता में आते हैं तो एक परिवार की पार्टी बन जाते हैं, अपने परिवार के विकास का काम करते हैं। देश का विकास, प्रदेश का विकास, देश और प्रदेश की जनता का विकास ये भूल जाते हैं और इसलिए कांग्रेस पर कोई भरोसा, कितने भी बड़ी बात ये कर लें, कांग्रेस पर भरोसा अब देश की जनता को, प्रदेश की जनता को नहीं है। जी, छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री की जो परंपरा है पिछले साल से शुरू हुई कांग्रेस सरकार से, और अभी इस बार बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम है। तो क्या बीजेपी को लग रहा था बगावत हो सकता है, तो उसी डर के नाम से इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है? देखिए, ये कोई कारण नहीं है कि बीजेपी में कभी बगावत हो सकता नहीं है और पार्टी समय समय पर रणनीति बनाती है। आपने देखा मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, अनेक राज्यों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं। तो ये कोई कारण नहीं है। पार्टी एकजुट है, मजबूत है और मजबूती से सभी राज्यों में हमारी सरकारें काम कर रही है। आदिवासी चेहरा को सीएम और अलग सामान्य से डिप्टी सीएम और ओबीसी से, तो क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सब ऐसा व्यवस्था अपनाई गई बीजेपी द्वारा? देखिए, ये पार्टी की अपनी सोच, अपनी रणनीति होती है, किसे क्या जिम्मेदारी देना, कैसे निर्णय करना, और पार्टी ने उस रणनीति से काम किया है और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं। टीएस बाबा का जब हमारे साथ इंटरव्यू हुआ तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी का जो योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंच नहीं पाई, जबकि पार्टी के द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई गई जो जनता के हित के लिए था। आपको भी लगता है ऐसा कि? देखिए, आपकी नीयत अच्छी हो तो सब कुछ होगा। केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन तक आ जाती है पर राज्य की योजना जमीन तक नहीं ले जा पाए, मतलब आपकी नीयत नहीं है, आप चाहते नहीं हैं, आपकी सोच वैसे नहीं है। दिल्ली से योजना बने और धरातल पर आके पूरा हो जाए, 10 साल में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन जाए, 10 साल में 11 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण हो जाए। कितनी योजनाएं गिनाऊं, वो पूरा कर सकती केंद्र सरकार, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार की नीयत है ये करना। 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते
कोई छोटा मोटा काम नहीं था, पर संकल्प ये करना है तो आपकी नीयत नहीं थी, इसलिए आप नहीं कर पाए और करना भी नहीं चाहते थे। आप तो दिखावा करना चाहते थे, प्रोपोगेंडा करके, दिखावा करके, विज्ञापनबाजी करके लोगों को भ्रम में डालना चाहते थे। आपकी नीयत ही नहीं, इसलिए जी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता माथा पीट रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले महतारी वंदन योजना बीजेपी लेकर आई और घर घर जाकर फॉर्म भरवाया, रात भर जग कर। यही कांग्रेस पार्टी के लिए हार का कारण बना, बोल रहे हैं। देखिए माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन चुनाव का हार जीत किसी एक कारण से नहीं होता है, अनेक कारणों से मिलाकर परिणाम बनता है। अनेक कारणों से किसी नहीं ठगा था कांग्रेस की सरकार ने, किसके साथ अन्याय नहीं किया था। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके साथ अन्याय नहीं किया था। और माताओं बहनों का महतारी वंदन योजना का हमारी सरकार बनाने में बड़ा योगदान, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला है। लेकिन और बहुत से कारण थे जिन आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इतना अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला। जी सरकार बनने के बाद लगातार नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रही है, नक्सलवादी मर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि आदिवासियों, जो भोले भाले आदिवासी हैं, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या सच में बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने के लिए निर्दोषों की जान ले रही है? इसे इस तरह से देखिए आप, 2003 में न केवल बस्तर, सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। हमारी सरकार थी 2003 से लेकर 18 तक, सरगुजा से हमने नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया और बस्तर में बहुत थोड़े से हिस्से में उन्हें समेट दिया था थोड़े से हिस्से में। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, माओवादियों को लगा अब तो हमारी सरकार आ गई, अब हमें स्वतंत्रता है। और सही में उनको स्वतंत्रता मिली। कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने, कोई ऑपरेशन नहीं चलाया और उसका विस्तार हुआ इनके 5 साल के कार्यकाल में। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद को पाला पोसा। और आज जब नक्सलवाद के खिलाफ कार्यवाही हो रही है मजबूती से, हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से काम कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि आपने 5 साल उनसे संबंध निभाया है। मैं एक दूसरे एस्पेक्ट पर बात करता हूं। किसी क्षेत्र या किसी प्रदेश के विकास के लिए पहली आवश्यकता क्या है? कि वहां कानून व्यवस्था का राज हो, वहां शांति हो। क्या बस्तर के सुदूर अंचल के हमारे जो भाई बहन रहते हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के हों या अन्य समाज के हों, क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा वहाँ नहीं मिलना चाहिए? क्या वहाँ सड़क नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ पीने की पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं होना चाहिए? और जब तक बस्तर में शांति नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। और इसलिए बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए वहाँ शांति कायम करना आवश्यक है और उसके लिए नक्सल मुक्त बस्तर आवश्यक है। और इसलिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से इस दिशा में काम कर रही है। और कांग्रेस तो स्वभावगत रूप से जब भी उनके हितों के विपरीत कोई काम होता है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये इनकी आदत में है और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पे चली गई है, समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और 4 तारीख को तो जब रिजल्ट आएगा
ये नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। और कितने राज्यों में अंडा होगा, छत्तीसगढ़ सहित कितने राज्यों में अंडा शून्य, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल होगा, एकदम शून्य पे आउट होने वाले। यही कारण है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, आप देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, सुरक्षा बल के जवानों के काम पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, देश से झूठ बोलें, देश में डर दिखाएं, भय दिखाएं, भ्रम पैदा करें। ये देश में अब ये राजनीति नहीं चलने वाली है। जी, जितना मुठभेड़ में नक्सली मर रहे हैं उतने ही संख्या में लोग आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो क्या जो पुनर्वास नीति है उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्यधारा में आ सके? देखिए, एक पुनर्वास नीति बनी हुई है और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार इस पर विचार करने से भी नहीं संकोच करेगी। और बस्तर की खुशहाली और तरक्की के लिए जो करना पड़े हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, पूरी प्रतिबद्धता से करेंगे। रोजगार की समस्या सुरसा की मुख की तरफ बड़ा होता जा रहा है, तो आपकी सरकार इसे निपटने के लिए कितनी तैयार है? देखिए, जब आप विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हमने कहा है कि हम जितनी सरकारी नौकरियां हैं विज्ञापन निकालेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे। और जब आप विकास तेज गति से करते हैं, राज्य तेज गति से आगे बढ़ता है, तो विकास के अवसर भी मिलते हैं, रोजगार का सृजन भी होता है। और कौशल विकास के माध्यम से प्रदेश के नौजवानों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए भी उन्हें प्रेरित करेंगे। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हाथ में काम हो, रोजगार हो, नौकरियां मिले। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हित में क्या क्या हम काम करने वाले हैं। जी, D.Ed B.Ed कर चुके लाखों ऐसे युवा हैं जो टकटकी लगाकर सरकार की ओर देख रहे कि कब उनका नंबर आएगा। शिक्षा मंत्री हैं बृजमोहन जी, उनका कहना है कि 33,000 सीट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा भर्ती के लिए। तो उसके बाद भी ये संख्या कम है, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हैं जो D.Ed B.Ed कर चुके हैं। देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने पहले से ही कह दिया है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी खाली पद हैं उस पर भर्ती करेंगे और वो आने वाले समय में करने वाले हैं। वित्त मंत्री O.P. चौधरी ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा है कि छत्तीसगढ़ का जो GDP भी वर्तमान में है, आने वाले 5 साल में उसको दोगुना कर देंगे। कितना पॉसिबल लगता है आपको कि ऐसा संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। छत्तीसगढ़ में वो संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में वो क्षमता है, छत्तीसगढ़ की वो ताकत है। अच्छी योजना से हम काम करें और निवेश को बढ़ावा दें। हमारे जो खनिज संसाधन है उसका सदुपयोग करें, अच्छे से उपयोग करें, अच्छा प्रबंधन करें, तो निश्चित रूप से हम अपने GDP को दोगुना कर सकते हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकते हैं, हमारा राजस्व बढ़ सकता है, प्रदेश को हम तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI या फिर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, इन सब की इतना ज़रूरत बढ़ गई है और अभी लगातार मार्केट में अवेलेबल भी हो रहे हैं, तो उनको लेकर क्या सरकार के पास योजना है ताकि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सकें? देखिए, इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं और लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार का भी इन बातों को लेकर आग्रह है, जोर है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम करेंगे। आज समय की आवश्यकता है, समय की ज़रूरत है और उसको ध्यान में रखकर इस दिशा में हमारी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। आगे और तेज़ गति से काम करेंगे। जी, एक बात और है सर, क्योंकि आप यहाँ 3 चरणों में चुनाव हुआ लोकसभा की, सब मिला के यहाँ 6 चरण हो चुके हैं भारत में, 1 चरण के चुनाव और बाकी है। आप अलग अलग राज्यों में गए हैं स्टार प्रचारक के रूप में। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार के चुनाव में? पहले दौर में एक यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी और उस यात्रा का परिणाम आपको पता है
कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उनकी सरकार चली गई छत्तीसगढ़ से। राजस्थान में उनकी सरकार थी, राजस्थान की सरकार चली गई। और मध्य प्रदेश में बड़ा उम्मीद बना के रखे थे, वहाँ नाउम्मीद हुए। तो राहुल गांधी की यात्रा का ये परिणाम कांग्रेस को मिला। फिर यात्रा उन्होंने निकाली है, तो अब नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में वो होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस एकदम मिनिमम सीट अब तक के इतिहास का 4 जून को पाने वाली है। ढूंढते रह जाओगे कांग्रेस कहाँ है। एजेंसियों का दुरुपयोग और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल के अंदर और जो पार्टी का फंड है उनको सीज करके अगर भाजपा 400 पार ला रही है तो ये कितना सही है? एजेंसियों का दुरुपयोग आपने सही कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एजेंसी का दुरुपयोग कैसे हुआ। ईडी ने जितनी कार्यवाहियां की है, नोटों का जखीरा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, वो जेल में गए हैं संबंधित लोग, कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यवाहियां ईडी की सही है। फिर दुरुपयोग कहां से हुआ? ये तो ईडी का सदुपयोग हुआ। ईडी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ईडी को बधाई देना चाहिए कि जनता के लूटे हुए पैसे को निकाल कर दिया है। और कौन सी एजेंसी का दुरुपयोग? आप मुझे बताइए कि आज शराफत की चादर, ईमानदारी की चादर, कट्टर ईमानदार, कितने उनके मंत्री जेल में हैं? कट्टर ईमानदार हैं तो जेल में क्यों हैं? और जेल में है तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है? और नैतिकता नाम की चीज है इनमें? जेल में जाने के बाद घोटाले के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, और जेल में जाने के बाद इतनी भी नैतिकता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े, बोलते हैं वहां से मैं सरकार चलाऊंगा। ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, ये नैतिकता के पुजारी हैं, ये प्रतिमूर्ति है। अब इन कार्यवाहियों को आप कहेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, तो ये दुर्भाग्य है। ये तो सब संस्थाएं अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। जी, डेमोक्रेसी, संविधान दोनों खतरे में है। भाजपा किस ओर खड़ी है? मैं आपसे कहूंगा कि एक बार देश के 75 साल की राजनीति का आप विश्लेषण करें। अब जब कांग्रेस की राजनीति पर आप विचार करेंगे तो कांग्रेस की राजनीति के 3 आधार हैं: भय दिखाना, भ्रम फैलाना और झूठ बोलना। 75 साल से देश की राजनीति में ये 3 बातों पर टिके थे, पर धीरे 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 देश की जनता इनकी बातों को समझ गई कि ये भय दिखाते हैं वोट के लिए, ये भ्रम फैलाते हैं वोट के लिए, ये झूठ बोलते हैं वोट के लिए। और इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है, समाप्त हो ही गई समझ लीजिए। आप बताइए मुझे कि देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाया, आरक्षण खत्म किया किसी का, संविधान बदला। 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण खत्म किया, संविधान बदला, फिर कैसे बोल रहे हैं आप? और संविधान के साथ तो खिलवाड़ किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंदिरा गांधी ने कैसे किया? चुनाव हार गई, क्या किया उन्होंने? संविधान को तार तार करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। साहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद संविधान को तार तार राहुल गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, कांग्रेस ने किया। देश को आपातकाल में झोंककर इंदिरा गांधी ने संविधान को तार तार किया।
संविधान खतरे में, देश खतरे में, ये डर दिखाकर, भय दिखाकर अब तक वोट हासिल करते रहे हैं। पर देश की जनता इन्हें समझ गई है, जान गई है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और ये एक परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवारों के लिए करते हैं। ये देश और देशवासियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे ये बता दो कि 60 साल देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे गरीबी हटाओ, यही बात इंदिरा गांधी ने कही, यही बात राजीव गांधी ने कही, यही बात सोनिया गांधी जब 10 साल पर्दे के पीछे से सरकार चलाई, गरीबी हटाओ कहा। पर एक योजना बता दो गरीबों के लिए, एक योजना। तो ये भ्रम, भय, झूठ, ये कांग्रेस की 3 एजेंडे की राजनीति है। लेकिन अब देश की जनता इन्हें समझ गई है बखूबी। आपने बताया क्या क्या वादा किया था छत्तीसगढ़ में, कुछ नहीं काम आया, क्योंकि लोग भरोसा उन पर करते हैं जिनकी विश्वसनीयता होती है। लोग एक बार धोखा खा गए, छत्तीसगढ़ के लोग बार बार धोखा नहीं खाएंगे। आपको जान गए हैं, पहचान गए हैं कि आप झूठे हैं, आप ठगने वाले हैं। बीजेपी भय से कांप रही है। इस बार विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। कांप कौन रहा है ये सबको समझ में आ रहा है, डर कौन रहा है ये सबको समझ में आ रहा है। डर तो रहा है पाकिस्तान। कहाँ है पाकिस्तान अभी? और डरे हुए आप हैं। केजरीवाल क्या बोलते हैं कि 4 तारीख को यदि हमें एनडी को बहुमत मिलेगा तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। डरे हुए हैं आप। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। आज देश की जनता को लगता है कि देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। ये देश की जनता कह रही है। देश की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी। और आज न केवल देश की, आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया का मार्गदर्शन करे, ये दुनिया चाह रही है। दुनिया के लोगों को ये समझ में आ गया है कि एकमात्र दुनिया में कोई देश है जो विश्व को अपना परिवार समझता है। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए दुनिया चाहती है कि दुनिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत करे, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये दुनिया भी चाहती है और देश भी चाह रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का एक बहुत बड़ा बयान आया है झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर कि बहुत जल्दी सच्चाई बाहर आने वाला है, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है? देखिए, झीरम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजनीति की है। हमारी सरकार के समय हमने एनआईए से जांच करवाया, हमने न्यायिक आयोग का गठन किया, प्रेजेंट उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में। भूपेश बघेल कहते रहे कि झीरम का सच मेरी जेब में है। वो 5 साल निकलकर बाहर नहीं आया, कहाँ खो गया? तो कांग्रेस पार्टी झीरम को लेकर राजनीति करती है। झीरम कांड में हमने अपने प्रदेश के बहुत सम्मानीय राजनेताओं को खोया था, और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिन्हें बहुत स्नेह, सम्मान और दुलार दिया, ऐसे राजनेताओं को खोया। उसकी सच्चाई लोगों के तक आए, बाहर आए। ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी, और इसलिए हमने ईमानदारी से कोशिश की एनआईए की जांच, न्यायिक आयोग बनाया,
पर उस पर के बाद भी कांग्रेस इस पर राजनीति करना चाहती है। हमें इसे राजनीति का विषय बनाना नहीं चाहते हैं। आपके पास कई बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनमें से एक PWD है। पिछले बार ताम्रध्वज साहू जी के पास विभाग था, उस समय आप लोग बीजेपी ने बहुत से आरोप लगाए कि इसमें घोटाला हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। तो क्या अभी जब सरकार में आएगी बीजेपी तो जांच होगी, कार्रवाई होगी? जांच भी हो रही है, कार्यवाहियां भी हो रही है, और जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी आगे भी कार्यवाही होगी। न गुणवत्ता से कोई समझौता होगा और न काम में लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। जहां पर भी गड़बड़ी अनियमितता मिलेगी वहां पर कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। एक और बहुत बड़ी मांग बहुत वर्षों से उठ रही है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के जो प्रशिक्षित कलाकार हैं उनको जो सेट में जगह नहीं मिल पा रही है, या फिर जो उनकी शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही छत्तीसगढ़ में, उनकी ये मांग को पूरा किया जाए, छत्तीसगढ़ के जो सेट एग्ज़ाम हैं उसमें उन लोग की जगह मिले। ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे, सरकार के लेवल पर बातचीत करेंगे कि उन्हें भी सरकार के साथ काम करने का अवसर मिले, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयत्न करें। सर, एक दो व्यक्तिगत सवाल रहेगा आपसे। बचपन में आपके कभी पिटाई हुई है, स्कूल में हो या घर में हो? देखिए, बचपन में स्कूल न जाने के नाम पर पिटाई तो हुई है, और ऐसा शायद कोई बच्चा होगा जो कभी मार नहीं खाया माँ बाप से। सभी बच्चे को एक न एक बार पिटाई खानी पड़ती है। मैंने भी मार खाया कक्षा 3री तक। जीवन का कोई ऐसा पल, खास पल जिसको आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, जो अभी तक अनसुना रहा हो? मैं आज तक जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, सामान्यतः ये कहा जाता है कि एक लक्ष्य बनाकर काम करो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं कभी विधायक बनूंगा, कभी सांसद बनूंगा, कभी उप मुख्यमंत्री बनूंगा, या एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी। कभी सपने में भी नहीं सोचा है। मुझे काम के प्रति समर्पित भाव से काम करना, जो काम आपके पास है उस काम को ईमानदारी और मेहनत करना, अपनी क्षमता का 100% उपयोग उस काम को देना, उस काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना, ये मेरा स्वभाव रहा है। और उसी स्वभाव में काम करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और आज छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। जी, अगर आज आप एडवोकेट नहीं रहते या फिर आज नेता नहीं रहते तो क्या करते रहते? किसान का बेटा हूँ, निश्चित रूप से खेती करता। पसंद है वो किसानी करना? हाँ जी, बिल्कुल। जी सर, एक और सवाल है, जो स्काई वॉक है रायपुर में, उस पर काम आगे बढ़ेगी अब? बहुत जल्दी उस पर हम निर्णय करेंगे। उसका पूरी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो आज किस स्थिति में है, उसको कैसे और उपयोगी बनाया जा सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर की वर्तमान क्या स्थिति है। सारे विषयों पर अध्ययन हो रहा है, विचार हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, और बहुत जल्दी इस पर अंतिम रूप से हम निर्णय कर लेंगे। आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति देखते हैं आप? कैसा देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? देखिए, छत्तीसगढ़ को प्रकृति की असीम कृपा है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े जंगल और पहाड़ हैं, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार है, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोग हैं। और इस ताकत का उपयोग ठीक प्रकार से किया जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। और अब जब 2047 का विजन लेके जब नरेंद्र मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, तो हम भी उस विजन को लेकर विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, और
हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए काम करेंगे और ये संभव है। जी सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये हमारा छत्तीसगढ़, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा प्रदेश बहुत प्यारा प्रदेश है और ये हमारा प्रदेश ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से बड़ा महत्व का रहा है। छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव हर काल में रहा है, हर काल में उल्लेख छत्तीसगढ़ का मिलता है और आने वाले समय में देश में छत्तीसगढ़ की अलग पहचान बने, अलग स्थान बने, इसके लिए हम सभी छत्तीसगढ़िया एक साथ एकजुट होकर काम करें, छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएं। यही आप सबसे निवेदन और आग्रह है। आप सबको राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आपने सुना छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूर साव जी को। अलग अलग मुद्दों पर हम लोगों ने बात की, बढ़िया बहुत सुंदर आंसर दिए और आने वाला छत्तीसगढ़ 5 साल में कैसा होने वाला है इसका एक विज़न भी प्रस्तुत किए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।